गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय। इसके अर्लियर लेक्चर में हमने देखा है एडवेंट ऑफ यूरोपियन, और उसके बाद हमने कुछ और वॉर्स देखी जैसे मैसूर वॉर, कार्नेटिक वॉर एंड ऑल्सो सिख वॉर। ओके, और सिख के बारे में भी हमने पढ़ा, और इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन हमने देखी हुई है। अब जो हम लोग लेक्चर करेंगे इसमें गवर्नर, गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय और इनकी जो रूल्स थे, पॉलिसीज़ थी, क्या इफ़ेक्ट हुआ, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। सो अभी तक यहाँ पे एक पर्सन थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उनका नाम आपने सुना होगा। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कार्नेटिक वॉर में। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ये बेसिकली दो रिफॉर्म्स लाते हैं, एक सिविलियन रिफॉर्म, एक मिलिट्री रिफॉर्म। ओके, तो सिविलियन मतलब नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए जो रिफॉर्म्स थे, और जो मिलिट्री यानी आर्मी मेंस के लिए जो रिफॉर्म्स थे। तो सिविलियन में इन्होंने ये कहा कि जितने भी ऑफिशियल या प्राइवेट ट्रेड वाले मेंबर्स हैं, ये एक दूसरे को हैवी या ज़्यादा कॉस्टली गिफ्ट्स नहीं दे सकते हैं। तो इस गिफ्ट्स पे बैन लगा दिया था इन्होंने। ओके, ये क्या था, एक करप्शन का एक फॉर्म था गिफ्ट देना, तो इन्होंने ये इस पे बैन लगा दिया था। ओके, और मिलिट्री रिफॉर्म में इन्होंने ये कहा था कि एक डबल अलाउंस दिया जाता था सोल्जर्स को। कुछ सोल्जर्स जो थे वो अपने नेटिव प्लेस पे रहते थे, मतलब जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं वहीं पे उनकी ड्यूटी भी लगती थी, और कुछ ऐसे सोल्जर्स थे जो अपने नेटिव प्लेस से, अपनी जिस जगह पे वो बॉर्न हुए हैं या जो नोन प्लेसेस हैं उनसे दूर जाके कहीं बॉर्डर एरियाज़ पे या कहीं दूर पोस्टेड रहते हैं, तो वो आउटसाइड जो पोस्टेड हैं वो सोल्जर्स अलग होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो नेटिव सोल्जर्स हैं इनको किसी तरह का कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा, जो सैलरी है बस वही मिलेगी, और जो ये आउटसाइड वाले हैं इनको सैलरी के साथ साथ कुछ अलाउंस भी अलाउड कर दिए। ओके, तो इनके लिए अलाउड था, और जो नेटिव वाले हैं उनके लिए अलाउड नहीं था। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू हुए थे। सो नेक्स्ट इज़ जो बाउंड्रीज़ पे सर्व कर रहे हैं, जो बंगाल और बिहार की बाउंड्रीज़ पे जो सोल्जर्स सर्व कर रहे हैं उनके लिए ये इट वाज ओके कि इनके लिए अलाउड था ये। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग, जो 1772 के आसपास पिक्चर में आए थे। इन्होंने भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, कि जैसे इन्होंने एंड कर दिया था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो कि बंगाल में हुआ करता था। सो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि दो काम होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, कैसे स्टेट में लॉज आते हैं, पॉलिसीज़ आती हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, और एक होता है टैक्स कलेक्शन का। तो टैक्स कलेक्शन के लिए दो पर्सन, लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि दो पर्सन को अपॉइंट किया गया था, और ये पर्टिकुलर टैक्स कलेक्शन के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम दूसरे पर्टिकुलर लोग देखा करते थे। तो दो डिफरेंट सेपरेट बॉडी हुआ करती थी। बट वॉरेन हेस्टिंग ने इस गवर्नमेंट को, डुअल गवर्नमेंट को, जो एक तरह की द्वैत सरकार चल रही थी, इसको बंद कर दिया। और ये किसके कहने पे किया? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पे किया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा इनको कहा कि आप ऐसे कर दीजिए। ऑल्सो इन्होंने जो स्टेट की जो ट्रेजरी थी वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट कर दी, तो इन्होंने ये भी ट्रांसफ़र किया था। वॉरेन हेस्टिंग ज़मीन को, पूरे ज़मीन को अपना ही समझते थे। ये इनका मानना था कि ये सारी जो ज़मीन है, जो रिवेन्यू सिस्टम होगा उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किए और ज़मीन को ये अपना ही समझा करते थे। लेटर ऑन एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 5 मेंबर्स की, जिसमें एक डायरेक्टर होगा और बाकी सभी मेंबर्स होंगे। इनको इस्टेब्लिश किया गया ताकि बंगाल के जो भी मैटर्स हैं उनको देखने के लिए। ओके, तो ये जो डायरेक्टर हुआ करते थे गवर्नर जनरल हुआ करते थे इसके। और भी सेवरल रिफॉर्म्स आए थे इस टाइम पे, जैसे कि पुलिस में आया था, जुडिशरी में आया था, टैक्सेशन में आया था, फौजदारी में आया था। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दी एक्ट्स। ओके, फिर उसके बाद ये सब जो डिफरेंट रिफॉर्म्स हो रहे हैं ये फिर कार्नवालिस के टाइम पे हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फॉर्मेशन हुआ था। ये जो फॉर्मेशन है ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। फिर जो रिंग
फेंस थ्योरी है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। तो रिंग फेंस थ्योरी जो है ये वॉरेन हेस्टिंग और वेलेस्ली ने एक कंबाइन एफर्ट था रिंग फेंस थ्योरी का। फिर वॉरेन हेस्टिंग के कुछ काम ऐसे थे, इन्होंने इतनी इनजस्टिस की थी लोगों के साथ, लोगों पे अत्याचार किया था कि इनकी अगर पूरे सर्विस देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत काम भी किए थे। इस वजह से जो इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का प्रोसेस कर दिया था। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होती है जो जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हुए या फिर बड़े ऑफिशियल्स जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, इन लोगों पे एक प्रोसेस किया जाता है जिससे इनको पद से हटा दिया जाता है, क्योंकि ये कुछ गलत काम करते हैं तो इनको पद से हटा दिया जाता है। ये जो वर्ड होता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको इम्पीचमेंट कहते हैं। Now the following were the policies of Britishers towards Indian province। पहले तो कंपनीज़ का स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी विद इंडियन प्रोविंसेस, ये कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस रीड करने वाली चीज़ है, बिकॉज रिंग फेंस थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फिर पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, सबॉर्डिनेट यूनियन, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, ये सब कहीं से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम लोग रिंग फेंस थ्योरी पढ़ेंगे। एक सब्सिडरी अलायंस है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, तो सब्सिडरी अलायंस हम लोग देखेंगे, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हम लोग देखेंगे। बाकी ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इन पे, ओके। मतलब ये पर्टिकुलर नाम पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ब्रिटिशर्स डेवलप्ड अ न्यू सिस्टम फॉर जस्टिस डिलीवरी, ठीक है। तो इन्होंने एक दीवानी, जो कि पर्सनल जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी उनके साथ डील करती थी, जैसे मैरिज, डिवोर्स एक्सेट्रा, और एक फौजदारी कोर्ट। तो फौजदारी जो थी ये जो भी क्राइम होता है उसके अगेंस्ट पे जो भी कोर्ट में जाता है, तो ये क्राइम से रिलेटेड जो भी होता है, मर्डर हो गया है, उस तरह के जो केसेस आते हैं वो फौजदारी कोर्ट में जाते हैं। तो ये सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था, बट इसको कॉर्नवालिस ने 1793 से बहुत ज़्यादा रिजिड बना दिया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि आईपीसी के एक्ट आने शुरू हो गए थे, ओके। इन्होंने सारी पावर्स जो थी वो कलेक्टर को दे दी थी। फिर लेटर ऑन 1857 के अराउंड, ओके, यहाँ पे हम लोग इनके टाइम के बाद की बात कर रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम की बात कर रहे हैं, कि उस टाइम पे कलेक्टर के पास में ज़्यादा पावर्स हुआ करती थी। ये दीवानी कोर्ट और फौजदारी कोर्ट के मामले इनके पास जाया करते थे। लेटर ऑन इन 1787 जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनको दीवानी जज बना दिया गया दीवानी कोर्ट्स का, और ऑल्सो फौजदारी पावर्स भी दे दी गई इनको टू डिलीवर जस्टिस। बट लेटर ऑन देखा गया कि 1790s और 92 के अराउंड में ऐसा हुआ कि इंडियन जजेस को अबॉलिश कर दिया गया। अभी यहाँ पे इंडियन जजेस नहीं हो सकते हैं, और इनकी जगह पे सिर्फ यूरोपियन ऑफिशियल्स जो थे वही सिर्फ अपॉइंट किए जाते थे। और 3 सर्किट कोर्ट्स बनाई गई, एक बंगाल में, एक बिहार में, और इस तरह के ऑन देयर प्लेसेस 4 सर्किट कोर्ट्स, 3 फॉर बंगाल, तो 3 फॉर बंगाल बनाई गई और 1 फॉर बिहार बनाई गई, ओके। और ये जो कोर्ट हुआ करती थी, ये यूरोपियन ऑफिशियल्स जो जजेस थे वो तो यूरोपियन हुआ करते थे, लेकिन यूरोपियन को जस्टिस देना कहाँ आएगा इंडियंस के बारे में। तो इंडियंस की साइकोलॉजी और इंडियंस के अकॉर्डिंग, उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग लॉ समझने के लिए इन्होंने 2 पर्सन्स अपॉइंट किए थे, जिनको फाजिस कहा जाता है और मुफ्तिस कहा जाता है, ओके। तो फाजिस और मुफ्तिस ये 2 पर्सन हुआ करते थे, इंडियंस हुआ करते थे। ये बताते थे यूरोपियन ऑफिशियल को कि कौन से किस तरह के जो कस्टम्स होते हैं वो इंडिया में फॉलो होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो भी रिज़ल्ट होता था या जस्टिस होती थी वो देते थे। उसके बाद कॉर्नवालिस ने इनिशिएट किया था स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉ, स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉ जो इनके पहले इंडिया में हुआ नहीं करता था। एक कॉर्नवालिस कोड ला दिया इन्होंने, जिसमें डिफरेंट जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में किस तरह के लॉ बनेंगे या कौन सा कोड फॉलो होगा, ये यूरोपियंस को आइडिया नहीं था इस बारे में। तो अभी ये सब बस बिल्डिंग फेज़ में चल रहा था। तो कॉर्नवालिस ने इसका एक बेस सेटअप किया, उन्होंने कॉर्नवालिस
कोड लाया, स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉ किया कि इस तरह के अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डील किया जाएगा या उस पर किस तरह के लॉज होने चाहिए या क्या उसका रिजल्ट आना चाहिए। ओके, सो बेसिकली दिस रिफॉर्म वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया गया। इन्होंने सेपरेट कर दिया रेवेन्यू को और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवेन्यू क्या है, स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, स्टेट में जो टैक्स कलेक्शन होगा वो एक सेपरेट बॉडी हो गई, वही सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो एक सेपरेट बॉडी हो गई। और जुडिशियल मतलब कैसे लॉ बन रहे हैं, कैसे जस्टिस हो रही है, लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रही है, उसके लिए एक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो ये जो जुडिशियल पावर है और फौजदारी पावर है, ये कलेक्टर से वापस इन्होंने ले ली थी और इनको पावर दे दिया गया था टैक्सेशन ओनली। तो यहाँ पे दिस इज़ ओवरऑल नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ये सब कहीं पे भी आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज ये सब स्टार्ट हुआ था कॉर्नवालिस के ही द्वारा। और इन्होंने लेटर ऑन ये जब गवर्नर बन गए थे बंगाल के, तभी इन्होंने काफ़ी काम किए थे। और लेटर ऑन जो इनकी डेथ हुई थी वो गाज़ीपुर में हुई थी, यूपी के गाज़ीपुर में हुई थी 1805 में। ओके, और यहीं पे इनका क्रीमेशन हुआ था। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ बेसिन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई थी और ये किसके बीच में हुई थी, तो बाजीराव टू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेशवा थे ये बाजीराव टू और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। ये इस तरह का हुआ था। इस ट्रीटी में ये हुआ था कि इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे, उन्होंने बाजीराव जो टू थे इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था। और इस तरह से ये पहले मराठा चीफ थे जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था ना। वो ये होता क्या है सब्सिडरी अलायंस, तो अकॉर्डिंग टू द सब्सिडरी अलायंस, जो कि लाया कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे। अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी अलायंस जो पेशवा थे उन्होंने एक्सेप्ट किया ये ऑफ़र कि जब भी उन पे कोई भी हमला होगा या कोई भी अटैक करता है आउटसाइड या इनसाइड, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी जो होगी वो ब्रिटिशर्स की होगी। तो ये ब्रिटिशर्स जो होंगे ये अपनी एक आर्मी के फॉर्म में उन्हीं के जो फोर्ट होगा या फोर्ट के आसपास का एरिया होगा, ये अपनी आर्मी वहाँ पे रखेंगे। और जब भी कोई ऐसी कंडीशन होती है तो वो ये उनको ब्रिटिशर्स जो है वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, जो राजा हैं। ओके, तो देखने में तो ये अच्छा लग रहा है बिकॉज प्रोटेक्शन मिल रही है। बट इसके साथ साथ जब आर्मी आप ही के, ब्रिटिश आर्मी आप ही के आसपास, आप ही के फोर्ट के आसपास रहेगी, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक तरह का इंट्रूशन हो जाएगा। इंट्रूशन मतलब अब वो आपके बारे में सब कुछ जान सकते हैं और वो आप ही को वो आप ही के घर में आके रह रहे हैं और आप उन्हीं को पैसा दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके लिए कुछ 60,000 सोल्जर्स जो थे वो आके पेशवा के पास पुणे में ही रहने लग गए थे। ओके, और उसके बाद क्या था कि इनको एनुअली 26 लाख के आसपास एनुअली इनको पे बैक करना था। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, जिनका जो गवर्नरिज्म का जो काल था वो था 1798 से 1805, तो इन्होंने बहुत क्लेवर डिसीजन था सब्सिडरी अलायंस को यूज़ करना। इस तरह से ये जो ब्रिटिश रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स के आसपास ही अपने ब्रिटिश आर्मी को फैसिलिटेट कर दे रहे थे। ओके, तो ब्रिटिश आर्मी उन्हीं के घर में घुस के अब रह रही थी और कभी भी किसी भी वक्त वो आपसे आप ही की जो आपकी जो सत्ता है वो बेसिकली ख़त्म हो गई, क्योंकि कोई और आके आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आप खुद को बचा नहीं सकते हैं उस चीज़ से। ओके, तो इस तरह के ये एक टूल था सब्सिडरी अलायंस का। जिसके बाद ये और भी कंडीशंस रखते थे, जैसे कि आप अभी ये जब ब्रिटिश आर्मी इनके ही घर में आ चुकी है, आके रहने लग गई है, तो ब्रिटिशर्स इन पे और भी कंडीशंस रखते थे कि आप बाकी यूरोपियन पावर्स जो हैं, जैसे कि फ्रांस या पोर्टुगीज़ या डच, तो आप इनसे कोई रिलेशन नहीं रखें,
रखेंगे, या इवन ये भी कंडीशंस रखी जाती थी कि दूसरे राजा के साथ अब हम कोई वॉर स्टार्ट कर रहे हैं तो अब आप आ जाइए इस वॉर में हमारा साथ देने के लिए। ओके, जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे, लास्ट के लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रिटिशर्स के साथ जो है मराठा मिलके हैदर अली के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, और फाइनली जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर होती है उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली ये डेथ होती ही इसलिए है क्योंकि जो मराठा होते हैं वो उनके अगेंस्ट हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स से मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सब्सिडरी अलायंस का ही पार्ट होती हैं। इतनी सारी ट्रीटीज़ के साथ लोगों को बाउंड कर दिया जाता है कि आप हमारा साथ दीजिए। उसके बाद लेटर ऑन वेलेस्ली का ये जो सब्सिडरी अलायंस है काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन में आ जाते हैं। सो बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पे पहले मराठा जो थे वो थे पेशवा बाजीराव टू, जिन्होंने ये अलायंस एक्सेप्ट की थी। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले जो सब्सिडरी अलायंस थी वो 1765 में अवध के जो नवाब होते हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और इन्होंने कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसमें ये इनकी जो आर्मी होती है वो अवध के बाउंड्रीज़ पे रहेगी विद अ फिक्स्ड पेमेंट टू द कंपनी, एक फिक्स्ड पेमेंट दिया जाएगा। ओके, इस तरह के और भी सीक्वेंस है, जैसे कि हैदराबाद 1798 में समटाइम्स ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। कभी कभी हैदराबाद को ही पहला स्टेट माना जाता है जिसने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो आप अवध भी याद रखिए और हैदराबाद भी याद रखिए। तो अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है कन्फ्यूजन का, तो अगर अवध ऑप्शन में नहीं है तो प्लीज़ टिक हैदराबाद, और अगर हैदराबाद ऑप्शन में नहीं है तो प्लीज़ टिक अवध, और अगर दोनों ऑप्शन में है तो अवध के साथ आप जाइएगा। ओके, तो ये इस तरह से सब बाकी जो सब्सिडरी अलायंस है वो कंसीडर किया मैसूर ने, तंजौर ने, अवध ने। यहाँ पे अगेन अवध यहाँ पे बाद में दिया हुआ है। ओके, उसके बाद पेशवा ने, फिर भोसले ऑफ बरार, देन सिंधिया, फिर जोधपुर आता है, जयपुर आता है, मछरी आता है, और बूंदी आता है, और भरतपुर आता है। जो कि यहाँ पे ये सब एक सीक्वेंस कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए ये आपको नाम पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये गवर्नर जनरल बनते हैं। ये थोड़े लिबरल टाइप के होते हैं, और जो सोशल क्रूएलिटी चल रही होती है उनके अगेंस्ट भी ये काम करते हैं। जैसे कि ये कुछ एलिमिनेट करते हैं जो एविल सोशल प्रैक्टिसेस चल रही थी, जैसे कि सती प्रथा या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो यहाँ पे क्या होता था कि लोगों को जब पता चलता था कि एक बच्ची बॉर्न होने वाली है, बेटी बॉर्न होने वाली है, तो उसको पहले ही मार देते थे। उस तरह का ये जो फीमेल इन्फेंटिसाइड चल रहा था और सती प्रथा चल रहा था, इन सारी चीज़ों को इन्होंने ख़त्म किया। ये काफ़ी न्यूट्रल पॉलिसीज़ के साथ रहते थे, ऐसा इनको कहा गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भी कहा था इनसे कि आप काफ़ी न्यूट्रल रहिए। ओके, तो अगर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो अगर कुछ गलत भी करते थे और कभी कुछ अटैक हो जाते थे ब्रिटिश एम्बेसीज़ पे, तो ये उसमें भी कुछ बोलते नहीं थे। ओके, तो ही वॉज़ वेरी कि ये बहुत न्यूट्रल हैं और ये कोई इंटरफेरेंस नहीं करते थे। और इन्होंने जो इंटरनल मैटर्स, अगर आपसे भी झगड़े हो रहे होते थे दो स्टेट्स के, तो ये उसमें भी इंटरफेयर नहीं करते थे। ओके, तो ही वॉज इंटरनल मैटर्स जैसे जोधपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल, इन तरह का हुआ था। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, न्यूट्रल पॉलिसीज़ थी, किसी से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, अपनी चीज़ें बस प्रॉपर अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे, जो इनसे कहा जाता था वही करते थे। ओके, लेटर ऑन इन्होंने मैसूर पे अटैक किया था। मैसूर पे अटैक करने के बाद इन्होंने इसको मर्ज कर लिया था, और कूर्ग और कचार जो थे ये भी इंग्लिश एम्पायर में आ गए थे। मतलब एक्सपैंड ही हो रही है कॉन्टीन्यूसली, ब्रिटिश एम्पायर जो है वो अब एक्सपैंडिंग पोजीशन पे है, एक्सपैंडिंग पोजीशन पे है। जितने भी गवर्नर जनरल्स आ रहे हैं वो सब अब एक्सपैंड ही कर रहे हैं अपने जो भी एम्पायर है उसको। सो बेसिकली विलियम बेंटिक जो हैं वो एक तरह के रिफॉर्मर टाइप के आए थे। ओल्ड पॉलिसीज़ यूज़ नहीं कर रहे थे वॉर की, नई पॉलिसीज़ थी बट एक्सपैंडिंग पॉलिसीज़ थी। ओके, तो इनको याद किया जाता है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये।
देन उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833, जिसमें जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो बेसिकली जो विलियम बेंटिक हैं वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं, ओके, थ्रू दिस एक्ट। विलियम बेंटिक ने एक पर्सन जो थे कैप्टन स्लीमैन, इनको अपॉइंट किया था टू टैकल ठग एक्टिविटीज़। तो बेसिकली ठग एक्टिविटीज़ होती थी और इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें एक आदमी किसी से कुछ वादा करता है और धोखा देता है, इस तरह का, या फिर किसी के कुछ पैसे ले लेता है फिर वो काम नहीं करता है। तो ये जो ठगी वाली एक्टिविटीज़ चल रही थी, इसमें 1500 से ऊपर जो हैं वो ठग्स को अरेस्ट किया गया और बहुत सारे लोगों को हैंग किया गया और बाकी को जेल में डाल दिया गया। तो ये जो कैप्टन स्लीमैन है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर। उसके बाद फाइनली 1837 में एक ऑर्गेनाइज तरीके से ठगी को एंड कर दिया गया। ऑल्सो 1789 के आसपास, 1789 में एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल स्टॉप्ड हो गया था, ओके। तो स्लेवरी जो थी वो 1843 में उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और फाइनली ख़त्म कर दिया गया। और 1860 में एक आईपीसी एक्ट ला दिया गया जिसमें कहा गया कि नौकरों के लिए, किसी इंसान को नौकर बना के बेचना, किसी भी पर्सन को दूसरी जगह बेचना कि आप उससे काम ले लीजिए, स्लेवरी के एक्ट में आता है और इसको एक क्राइम माना जाता है। इस टाइम पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे वो थे एलन बरो। तो एलन बरो का नाम भी आपको पता होना चाहिए। स्लेवरी में उनका इम्पॉर्टेंट काम है कि उन्होंने ये जो लॉ थे इसको और भी स्ट्रिंजेंट बनाया। उसके बाद एंग्लो नेपाल वॉर। तो नेपाल के साथ जब ये नेपाल के सीमा में घुसना शुरू किए थे तो उनके साथ जो नेपालीज़ लोग थे, वहाँ के जो गोरखा पोस्ट के लोग थे आर्मी में, वो भी अपने एक उनकी डेवलप्ड आर्मी थी। तो इन्होंने इंग्लिश मैन के साथ एक वॉर हुई थी जिसको एंग्लो नेपलीज़ वॉर कहते हैं और ये 1814 और 16 के बीच में हुई थी। इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग अलग हैं और वॉरेन हेस्टिंग अलग है। तो लॉर्ड हेस्टिंग इनका जो गवर्नर जनरल का काल था वो था 1813 से लेकर 23 तक, ओके। और ये जो एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी ये 1816 में ख़त्म हुई थी सगौली की संधि के साथ। तो सगौली की संधि 1816 में होती है और ये जो सगौली की संधि है ये अभी भी इसको ही कंसीडर किया जाता है जब भी हम इंडिया और नेपाल का बॉर्डर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे करंट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी नेपाल की सीमा को लेकर, बिकॉज़ कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो कि बॉर्डर स्टेट्स हैं। तो कभी कभी नेपाल कहता है कि ये हमारा स्टेट है और इंडिया इन पे अपना हक समझता है। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, ओके। फिर 1854 में जेम्स आउटरैम जो थे इनको स्लीमैन की जगह रख दिया गया। जैसे मैंने आपको स्लीमैन बताया, तो जो ठगी रोकने के लिए एक पर्सन थे। तो ये और भी चीज़ें और भी काम था इनका कि स्टेट में क्या हो रहा है और किस तरह की पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इन सब की जानकारी भी दिया करते थे, ओके। तो अब स्लीमैन की जगह पे जेम्स आउटरैम आ गए हैं और इन्होंने कहा कि अवध का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो यानी कि अब अवध को एनेक्स कर लेना चाहिए और ब्रिटिश को इस पर डायरेक्ट रूल करना चाहिए, ओके। तो बेसिकली जो लॉर्ड डलहौजी थे इस टाइम पे, तो जेम्स आउटरैम नाम याद रखना है हमें, जेम्स आउटरैम। और उसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी हैं, अब ये अवध के नवाब को कहते हैं जो कि वाजिद अली शाह थे उस टाइम पे। ये कहते हैं कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन वो सही नहीं है और अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो एनेक्स करने वाले हैं अवध को, ओके। तो ये माल एडमिनिस्ट्रेशन या मिस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अवध को एनेक्स कर लिया जाता है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसको मिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एनेक्स किया गया था। नेक्स्ट है इनकी पॉलिसी जो कि है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें ये होता था कि अगर कोई भी राजा है, कोई भी राज्य है, वहाँ पे अगर राजा का अपना कोई खुद का बेटा नहीं है और उसने सन अडॉप्ट किया हुआ है, तो ये जो अडॉप्टेड चाइल्ड हैं इनको आप राज्य नहीं दे सकते,
ओके। आपका अपना सगा बेटा होना चाहिए, तभी आप उसको अपना राज्य दे सकते हैं, वही आपका सक्सेसर बन सकता है। अडॉप्टेड चाइल्ड जो थे, वो जितने लोगों ने अडॉप्ट किया था चाइल्ड को या जिनके चाइल्ड थे ही नहीं, वो सब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्स कर लिया गया, ब्रिटिशर्स ने कर लिया। ओके, तो जिसमें फर्स्ट था सतारा, 1848 में सतारा को एनेक्स कर लिया गया। देन जैतपुर, संभलपुर एक साथ 1849 में, फिर बघाट 1850 में, देन उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। इस तरह से इन्होंने जो था कि इन सारे स्टेट्स को कब्जे में कर लिया। यहाँ से झांसी की रानी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इसके अगेंस्ट बहुत काम किए थे। ओके, बिकॉज़ उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और उसके बाद उनके साथ फिर वॉर हुआ था, और ये वही टाइम है जब 1857 का रिवोल्ट अभी होने ही वाला है, तो उसमें रिवोल्ट में भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक पोजीशन था। ओके, नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे कि इन्होंने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया इंडिया में, और पहली जो रेलवे लाइन थी वो बॉम्बे टू थाने 1853 में पहली रेलवे ट्रेन चलाई गई। इस रेलवे ट्रेन जो स्टार्ट हुई है उसको ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कहा जाता है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ओके, और बेसिकली क्या रीज़न था, इतने अच्छे कैसे हो गए थे कि ये रेलवे लाइन डेवलप कर रहे हैं इंडियंस के लिए? ऐसा नहीं था, इंडियंस के लिए तो था ही ये, बट बेसिकली इनका अपना फ़ायदा ये था कि ये अपने रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर सकते थे इंडिया में, और इंडिया से अगर मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर कोई भी सामान जो अपने यूज़ का इनको ले आना था, वो सब ये कर सकते थे अभी। ओके, तो इसके लिए इन्होंने रेलवे लाइंस को डेवलप करना शुरू किया। ओके, और बाकी जो रिमोट एरियाज़ हैं या बहुत दूर एरियाज़ हैं जिसमें ये अच्छे से अपना जो एनेक्सेशन है या फिर अपना एरिया एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये कर सकते हैं, क्योंकि अब इनकी आर्मी जो है वो रेलवे लाइंस के थ्रू काफ़ी दूर, और जो दूर एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ये जा सकती है। ओके, तो बेसिकली लॉर्ड डलहौजी जो थे, इन्होंने रेलवे लाइन की शुरुआत की थी, बट जो मैक्सिमम काम हुआ था रेलवे लाइंस रेलवे का, वो बेसिकली लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड कर्जन जो थे ये मैक्सिमम एक्सपैंड करते हैं रेलवे को, और ड्यूरिंग डलहौजी, अब ये डलहौजी की बात हो रही है, एक PWD डिपार्टमेंट विच इज़ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो इस तरह का एक डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, उसके बाद एक विडो री मैरिज एक्ट आता है, मतलब अभी सोशल रिफॉर्म भी होना शुरू हो गया है। ओके, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे 1856 में इन्होंने एक्ट पास किया था, विडो री मैरिज एक्ट, और इसमें ये था कि जो एक विडो है वो भी मतलब पहले तो सती प्रथा ख़त्म ही हो गई है कि अगर हस्बैंड मर जा रहे हैं तो उनके साथ वाइफ का भी पहले होता था कि वाइफ को भी उन्हीं के साथ बरीड हो जाना है, बट अभी से ऐसा नहीं था। अभी जो उनकी वाइफ हैं वो री मैरिज भी कर सकती हैं, तो इस तरह के एक्ट जो था वो 1856 में आया था। ओके, और ऑल्सो जो चाइल्ड बॉर्न होगा, अगर किसी लेडी ने अपने हस्बैंड के मर जाने के बाद, विडो होने के बाद किसी और से शादी करके उस हस्बैंड से अगर उनका एक चाइल्ड होता है, तो अभी वो जो चाइल्ड है वो लीगलाइज है। ओके, वो लीगलाइज चाइल्ड है। और भी कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे जैसे कि ढोंडो केशव कार्वे, ये इम्पोर्टेंट नाम है, तो DK कार्वे और विष्णु शास्त्री, ये भी लोग थे जिन्होंने विडो रीमैरिज को प्रोमोट किया था। ओके, तो इस तरह का ऐसा कोई काम होना चाहिए। देन उसके बाद जब रिवोल्ट आता है 1857 का, तो एक क्वीन का प्रोक्लेमेशन आता है 1858 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद ये कहा जाता है कि ये जो प्रोक्लेमेशन था ये अनाउंस किया था 1858 में लॉर्ड कैनिन ने कोर्ट में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने इसको कोर्ट में पढ़ा था, तो लॉर्ड कैनिन ने क्वीन का प्रोक्लेमेशन पढ़ा था 1858 में, और ये कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में पढ़ा था। इसके बाद जो होते हैं वो कंपनी का रूल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग पावर्स हैं और जो कंपनी का रूल है वो ख़त्म हो जाता है। अब इंडिया जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन यानी कि क्वीन के अंडर में आ जाती है। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं, जो वहाँ पे उस टाइम गवर्नर जनरल थे, इनको पहला वॉइस रॉय बनाया जाता है इंडिया का। तो पहला वॉइस रॉय जो होते हैं वो हैं लॉर्ड कैनिंग, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ओके,
उसके बाद ऐसा होता है कि जो क्वीन है उनको कैसरे हिंद का टाइटल भी दिया जाता है और ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज़ किया जाता है 1858 में। और मतलब क्वीन को पूरे सम्मान के साथ इंडिया का जो सुप्रीम हेड बना दिया जाता है। ओके, तो इंडिया को का सुप्रीम हेड हो जाती हैं अब क्वीन। ओके, उसके बाद एक गवर्नर जनरल हैं ऑकलैंड, जिनके टाइम पे पहला एंग्लो अफ़गान वॉर होती है। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ वॉर करते हैं, जो कि 1839 और 1842 के बीच में होती है। तो 1839-42 के बीच में एंग्लो अफ़गान वॉर होती है। ये फर्स्ट वाली एंग्लो अफ़गान वॉर है जो ऑकलैंड के टाइम पे हो रही है। सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर होती है लॉर्ड लिटन के टाइम पे, और ये होती है 1878 में और 1880 में। मतलब काफ़ी डिफरेंस है, 42 से 78 में सीधा हो रही है, बट ये दोनों याद होने चाहिए। ओके, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था 1843 में जो है वो स्लेवरी अबॉलिश कर दिया था। किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, इन्हीं के टाइम में जो सिंध है वो फुली ब्रिटिश इस पे भी अपना राज करते हैं। अभी इसको भी एनेक्स कर लेते हैं, तो सिंध जो है वो प्रॉपर अब ब्रिटिश एम्पायर में आ जाता है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेंसस जो था, पहली बार जो जनगणना थी वो 1782 में हुई थी, 1782 में, और ये करवाया गया था लॉर्ड मेयो के टाइम पे। ओके, बट जो प्रॉपर सेंसस था, प्रॉपर जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको कि स्टार्ट कब हुई थी और प्रॉपरली कब से स्टार्ट हुई थी। तो 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम पे। लॉर्ड मेयो के टाइम पे एक और चीज़ हुआ था कि इनको जब ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जो एक जेल थी वहाँ पे ये विज़िट पे गए थे, तो वहाँ पे एक प्रिजनर थे जिनका नाम था शेर अली अफरीदी, उन्होंने इनको मार दिया था। ओके, तो ये मयो वॉज दी गवर्नर हु वॉज किल्ड वाइल होल्डिंग एन ऑफिस। मतलब ये ऐसे गवर्नर थे जो ऑफिस उस टाइम पे होल्ड करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, और उस टाइम इनका मर्डर कर दिया गया था। देन 1876 की बात है, लिटन जो थे वो वॉइस रॉय बने और इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की थी टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से इनके फ्रेंडली रिलेशन हुआ करते थे। फिर इनके कुछ साल बाद ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसको हम इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एक्ट 1878 कहते हैं, वॉज पास ड्यूरिंग लॉर्ड लिटन। इन्हीं के टाइम पे ये पास हुआ था। इसको लाइसेंसिंग एक्ट भी कहा जाता है। ओके, तो लाइसेंसिंग एक्ट भी, सॉरी साइलेंसिंग एक्ट भी कहा जाता है। ओके, सॉरी साइलेंसिंग एक्ट कहा जाता है। बेसिकली इस एक्ट में ये था कि इंडियन लोगों को जो था वो परमिशन नहीं मिलती थी। मतलब जब वो लिखना शुरू करते थे तो अपने हिंदी लैंग्वेज में लिखा करते थे या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखा करते थे, जैसे कि मराठा या बंगाली, तो इस टाइप की लैंग्वेजेस में लिखा करते थे। और अगर कोई राइटर इंग्लिश में लिख रहा है और कोई राइटर हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेजेस में लिख रहा है, तो ऑब्वियसली जो लोग हैं, लोकल पीपल हैं, वो लोकल लैंग्वेज ही प्रेफर करेंगे, इंग्लिश में प्रेफर नहीं करते हैं। इंग्लिश वॉज अ लैंग्वेज जो हाई क्लास लोग या मिडिल क्लास में थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग, जो एजुकेटेड लोग थे, उनकी समझ में ये आता था। बट अगर किसी को पढ़ना लिखना आता है तो वो अपने लोकल लैंग्वेज तो पढ़ सकता था और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था। ठीक है, तो ये साइलेंसिंग एक्ट जो आया या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, इसमें ये था कि जो भी लोग हैं, जो भी राइटर्स हैं, उनको इंग्लिश में लिखना है, अपनी लोकल लैंग्वेजेस में नहीं लिखना है। ठीक है, तो दे वर नॉट अलाउड टू राइट इन लोकल लैंग्वेजेस। फिर इस टाइम पे सुरेंद्र चंद्र बनर्जी, SC बनर्जी, ये काफ़ी लाइट में आए थे। फिर उसके बाद एक इल्बर्ट बिल आया, इल्बर्ट बिल पास हुआ। इस बिल में ये था कि जो यूरोपियन जजेस हैं और जो इंडियन जजेस हैं, देवर नियर बाय इक्वल। ओके, तो इनके इक्वालिटी के लिए एक बिल आया था जिसको इल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं,
और इस बिल का जो ईयर था, जो पास होने का ईयर था, वो था 1883। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इल्बर्ट बिल। ओके, तो इन्होंने जो एक डिकेड से चली आ रही थी प्रोविज़न की इंडियन सिविल सर्वेंट्स जो थे वो यूरोपियन पोस्ट, बड़ी पोस्ट पे नहीं हो सकते थे, तो ये एंड हो गया। अभी कोई जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था, इंडियंस भी जज बन सकते थे और बड़ी पोस्ट पे आ सकते थे। ओके, ठीक है। अभी उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो थे वो प्रो इंडियन थे। इन्होंने इंडियंस को भी बहुत फेवर किया था और इसमें मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश की थी। इन्होंने वुमेन और चिल्ड्रन जो एम्प्लॉयड होते हैं फैक्ट्रीज़ में, उनके कंडीशंस को देखते हुए कि कितने बुरी कंडीशन में वर्क कर रहे हैं, या वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या उनसे बहुत टफ़ काम करवाए जाते हैं जो जिससे उनके लाइफ पे बुरा असर पड़ रहा है, ये देखते हुए इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया 1881 में। ओके, तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। इसमें ये था कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो 7 साल से कम के बच्चे हैं वो फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं हो सकते, और जो 7 से 12 साल के बच्चे हैं उनका जो वर्किंग आवर होगा फैक्ट्री में वो 9 आवर्स डेली होगा, 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, और मंथ में 4 लीव उनका स्टार्ट हो गया था। उसके फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया, और इसके सक्सेस के बाद एक सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आया 1891 में। इससे 10 साल बाद 91 में आया था। इसमें ये हो गया कि वीक में एक हॉलीडे पॉसिबल हो जाएगा, तो जैसे होता है ना संडे का दिन, तो अब एक दिन हॉलीडे मिलेगा। तो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। जो लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी, इस टाइप की भी चीज़ों का इनको फादर कहा जाता है। तो फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। देन एक चार्ल्स मेटकॉफ जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। जो प्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे ये उन्होंने रिमूव कर दिया। ओके, तो अब प्रेस को फ्रीडम दिया था इन्होंने, इंडियन प्रेस को। लैंग्वेजेस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया कि हाँ, थोड़ा अपने लैंग्वेजेस में भी अब लिखना स्टार्ट हो गया, तो इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। ओके, चार्ल्स मेटकॉफ को। देन 1784 सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता फाउंड किया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1784 सर विलियम जोन्स। उसके बाद इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टूवर्ड्स। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे अभी क्या था कि इंडिया में डिफरेंट साइट्स फॉर्म हो रही थी जो हेरिटेज के लिए इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है, या कुछ ऐसी साइट्स थी जो मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। तो अभी उनके बारे में आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स जानने के लिए एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका एक अपॉइंटमेंट किया गया। ओके, इसका एक ऑफिस बनाया गया, और इसके जो पहले फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर जो थे वो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे इनको अपॉइंट किया गया पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर, और 1861 की ये बात है। 1861 में ऑफिस बनाया गया ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके हेड बनाए गए अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, सो 1781 के टाइम पे कनिंघम जो थे वो उसके डायरेक्टर जनरल थे। फिर कर्जन के टाइम पे भी थोड़ा और इसको इंटीग्रेट किया गया, सेंट्रलाइज किया गया, इस पे वर्क किया गया। फिर जॉन मार्शल को इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ओके, फिर एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1904। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट साइट्स थे, जैसे आगरा का ताजमहल हुआ, या फिर और भी जगह पे जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स थे, बहुत सारे फोर्ट्स थे यहाँ पे। तो इन मॉन्यूमेंट्स का, ये जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए 1904 में एक एक्ट लाया गया। ओके, जो कि प्रोटेक्शन करेगा, मेंटेनेंस करेगा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। इन्होंने कर्जन का जो रूल था यहाँ पे उसको कंपेयर किया था औरंगज़ेब से। ओके, तो औरंगज़ेब जो थे वो एक तरह के मुग़ल रूलर थे जिन्होंने बहुत तानाशाही की थी,
बहुत बुरी तरह से हिंदू मुस्लिम्स के बीच में राइवलरी करवाई थी, और जो हिंदू लोग थे उनको बहुत मारते थे और उनके टेम्पल्स को डिमोलिश कर देते थे, तोड़ देते थे, और जो टेम्पल्स को डिमोलिश नहीं करते थे तो मूर्तियों को तोड़ देते थे। तो इस तरह के औरंगज़ेब थे, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ख़राब पर्सनालिटी थी इनकी। उसी तरह से कर्ज़न को इन्होंने उससे कंपैरिजन किया था। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हु हैज़ कंपेयर्ड कर्ज़न रूल विद द मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब। ओके, तो इनका नाम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो। तो कर्ज़न के बाद मिंटो आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट मौले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में। ओके, इन्होंने डिफरेंट सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुस्लिम्स के लिए। तो ये मुस्लिम लोगों के एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे और ये मुस्लिम्स को ही वोट कर सकते हैं। ओके, देन कम्स द लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था दिल्ली में। पहले कैलकाटा में हुआ करता था, फिर चार्ल्स हार्डिंग या फिर लॉर्ड हार्डिंग ने इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद जब ये दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो क्वीन मेरी और जॉर्ज फिफ्थ जो थे, जॉर्ज फिफ्थ, इनको ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज़ किया गया दिल्ली में, और इसको थर्ड दिल्ली दरबार भी कहा जाता है। और इस टाइम पे बेसिकली एक बहुत क्रूएलिटी इंडिया में चल रही थी, बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था। तो ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट यहाँ पे इनको मिला जहाँ पे एक बड़ी पार्टी टाइप्स की हो रही थी, एक दिल्ली दरबार लगा हुआ था। यहाँ से इन्होंने अनाउंस किया कि हम अपने पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन है उसको अबॉलिश करते हैं। तो यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। नाउ वील स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट इज विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे टू ओनली, यहाँ पे ये जो विलियम बेंटिक है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ओके, और जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है, बट रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये गलत है। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हमने यहाँ पे देखा था कि ये थे हमारे विलियम बेंटिक। ओके, तो यहाँ पे विलियम बेंटिक जैसा कोई नाम दिख नहीं रहा है, तो इसलिए इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क हो रखा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा विलियम बेंटिक। ओके, now next question is, consider the following events. Clive re-arrival in India. Okay, मतलब ये पहले आए थे, फिर ये चले गए, फिर ये वापस से इंडिया में आए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर, देन वॉरेन हेस्टिंग बिकम्स गवर्नर जनरल। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ है 1764 में, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुई थी वो थी 1765 में। ओके, क्लाइव जो थे वो इस बैटल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहे हैं, मतलब 1764 में तो थे, हो सकता है कि 1765 में उनका अराइवल वापस से हुआ हो या इसके बाद हुआ हो। ओके, तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। फिर वॉरेन हेस्टिंग बिकम्स गवर्नर जनरल। ओके, तो ये नियरली 1774-75 की बात है जब वॉरेन हेस्टिंग इंडिया के गवर्नर बने थे। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस तो हमें पता चल रहा है कि बक्सर पहले आएगा, सबसे पहले बक्सर आएगा, फिर इलाहाबाद आएगा, फिर क्लाइव का री अराइवल आएगा, और लास्ट में आएगा वॉरेन हेस्टिंग बिकम गवर्नर जनरल। या फिर ये हो सकता है कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ हो, उसके बाद क्लाइव का री अराइवल हुआ हो, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई हो, और फिर वॉरेन हेस्टिंग का
इंडिया का गवर्नर बनना हुआ हो। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये इसका आंसर ये होगा कि 74 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, फिर शायद क्लाइव चले गए होंगे और क्लाइव का री अराइवल जो था वो 3 मई 1765 में हुआ था और अगस्त में ये ट्रीटी हुई थी 1765 की। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल यहाँ पे सब गलत है, ही वॉज विलियम बेंटिक। ओके, विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन गलत हैं, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फॉर्मली लेड बाय वॉरेन हेस्टिंग ऑन विच सुपर स्ट्रक्चर वॉज रेज्ड बाय कॉर्नवालिस। ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। सेकेंड स्टेटमेंट इज क्लाइव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज। ये तो ऑप्शन सही है क्योंकि हमने स्टार्ट ही यहीं से किया है लेक्चर का, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट तो सही है। थर्ड इज लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर्स, सो ही कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। हाँ, तो ये हो सकता है। देन लॉर्ड डलहौजी एडेड rich lemitones to the British Empire on the basis of doctrine of lapse। तो doctrine of lapse जो थ्योरी थी ये लॉर्ड डलहौजी की है, तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रही है। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर सी है वो गलत है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे फाउंडेशन जो था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का वो वॉरेन हेस्टिंग ने ही रखा था और इसको आउटलाइन किया था कॉर्नवालिस ने। ओके, अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर सो ही कंसोलिडेटेड ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो यहाँ पे ये नॉट ट्रू हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा बिकॉज विलियम बेंटिक के टाइम पे ही नहीं, ये जब रॉबर्ट क्लाइव थे और जब ये बैटल ऑफ बक्सर हो रही थी उसी टाइम पे इनका पोजीशन जो था वो कंसोलिडेट हो गया था। ओके, बक्सर में या फिर बैटल ऑफ प्लासी में उस टाइम पे ही कंसोलिडेट हो गया था। विलियम बेंटिक उसके काफ़ी बाद में आए थे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ नॉट करेक्ट। फिर है यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा एक्सप्लेनेशन, उसमें हम लोग देखते हैं कि डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में सबसे पहले सतारा को लिया था 1848 में। ये सीक्वेंस पूछा जाता है तो आपको ये याद होना चाहिए। तो सतारा को लिया था 1848 में, जैतपुर और संभलपुर को लिया था 1849 में, भगत को लिया था 1850 में, उदयपुर 1852 और झांसी 1853, नागपुर 1854। ये सब फाइनली जो अवध है उसको भी मर्ज कर लिया था 1856 में ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पे गवर्नेंस सही नहीं थी इसलिए 1856 में इसको भी एनेक्स कर लिया था। देन एट द टाइम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग हुआ करते थे उस टाइम पे। ओके, तो वॉरेन हेस्टिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी 1784 की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक असर्शन दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है। तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग एंड ही मॉडेस्टली डिनाइड द ऑफर ऑफ प्रेसिडेंटशिप ऑफ दैट लर्नड बॉडी इन फेवर ऑफ सर विलियम जोन्स। ओके, बिकॉज रीज़न को पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप इस स्टेटमेंट के बाद ही बिकॉज लगा दीजिए। बिकॉज वॉरेन हेस्टिंग वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर and an ardent Orientalist who used to encourage the study of Sanskrit, Persian and Arabic। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जब सर विलियम जोन्स ने बनाया था उस टाइम में इन्होंने कहा वॉरेन हेस्टिंग जी से कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। बिकॉज जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो भी एक स्कॉलर थे और ओरिएंटलिस्ट थे, काफ़ी अच्छी, उनको कई सारे लैंग्वेजेस भी आते थे जैसे संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक।
बट फाइनली उन्होंने बहुत मॉडेस्ट तरीके से इस ऑफ़र को मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे सर विलियम जोन्स ही इसको लीड करें. ओके, सो द आंसर ए इज़ करेक्ट. बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation for A. Next question is the policy of security cell is related with, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वॉरेन हेस्टिंग. So this is related with वॉरेन हेस्टिंग. ठीक है, सिक्योरिटी सेल क्या होती है? तो पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल जो है ये वॉरेन हेस्टिंग और वेलेस्ली दोनों से रिलेटेड है. वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठाओं के साथ इनके साथ एक वॉर किया था, और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे बफर स्टेट या फिर रिंग फेंस, ओके, रिंग फेंस या फिर इसी को कहा जाता है हमारा सिक्योरिटी सेल. तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने बनानी चाहिए. तो मतलब ये होता था कि ये कोई स्टेट है और इस स्टेट के आसपास एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा. बफर जोन मतलब कि अगर यहाँ पे आक्रमण करना है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा. तो जो ये ब्रिटिशर्स होते थे यहाँ पे अपनी सैनिक जो हैं वो आर्मी जो है उनको खड़ा कर देते थे, तो इससे ये एरिया पूरा सुरक्षित रहता था. ओके, तो इसी तरह से ये स्टेट्स को प्रोटेक्ट करते थे. तो ये एक स्टेट को कहते थे कि आप एक बफर जोन क्रिएट करिए, या आप जो हैं वो एक बफर जोन की तरह एक्ट करेंगे. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अवध एक बफर जोन की तरह एक्ट करता था फॉर बंगाल. तो अगर कभी भी यहाँ से अगर कोई दिक्कत आती थी वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर कोई प्रॉब्लम आती थी, तो उससे पहले अवध बीच में पड़ता था, तो अवध एक बफर जोन की तरह एक्ट करता था. ओके, तो इस तरह से ये जो इस टाइप की पॉलिसी थी, ये वॉरेन हेस्टिंग एंड वेलेस्ली की कंबाइंड पॉलिसी थी. Then comes next question. Ring fence policy is associated with Warren Hastings. Then who among the following established dual government? तो dual government क्या होती है? एक तो दीवानी राइट्स होती हैं, दीवानी राइट्स, और एक होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन. इसको जुडिशियल भी कह सकते हैं. तो एक तो जुडिशियल होता है वहाँ किसी भी स्टेट का, कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो वो जजेस के पास जाता है कि मुझे जस्टिस मिलनी चाहिए. और एक तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि कोई भी स्टेट किस तरह से चल रहा है, वहाँ की पुलिस क्या कर रही है या एडमिनिस्ट्रेशन क्या है. तो ये जो डुअल गवर्नमेंट अबॉलिश किया था, ये वॉरेन हेस्टिंग ने किया था. अब ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब टैक्सेस को कलेक्ट करना, जुडिशियल प्रोवाइड कराना और एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सब अब ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल हो गया था. सो आंसर इज़ वॉरेन हेस्टिंग. तो 1764 की बात है, और ये बेसिकली डिसीजन जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था, बट वॉरेन हेस्टिंग जो थे उनका टेन्योर चल रहा था, तो उन्हें ये बात माननी पड़ी थी. ना बेसिकली क्या हुआ था, ये स्टोरी जैसे फॉर्म में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए जब बैटल हुई थी बक्सर की, तो उस टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट करने का दीवानी राइट्स जब मिल गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, तो उस टाइम पे इन्होंने टैक्स कलेक्टर रख दिए थे. तो मोहम्मद रज़ा खान जो थे वो बंगाल के थे और शिताब रॉय बिहार के थे. तो इन दोनों लोगों की पोस्ट जो है वो डिसमिस कर दी गई. अब जो टैक्स कलेक्शन का काम था वो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली किया करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ बंगाल वॉज इम्पोज्ड बाय. अब ये लाया कौन था ये सिस्टम? तो रॉबर्ट क्लाइव लाए थे. उसी टाइम ये वॉर हुई थी और उन्होंने ही ऐसे कहा था कि अब इस तरह का सिस्टम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट. तो इम्पीचमेंट जो था वो लगाया गया था वॉरेन हेस्टिंग पे. इनकी कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी क्रूअल थी, काफ़ी अनजस्ट थी, और इनकी कुछ चीज़ें थी जिस पे चार्जेस इन पे लगे हुए थे, तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग पे इम्पीचमेंट लगाया था वहाँ की गवर्नमेंट ने. लंदन में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने, बट लेटर ऑन इस चार्जेस को हटा दिया गया था,
क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग में बहुत सारे काम किए थे जिसकी वजह से जो उनकी पोजीशन थी इंडिया में वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी और टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा हुआ था, तो प्रॉफिट भी हो रहा था, प्रॉफिट भी था, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, तो वॉरेन हेस्टिंग पे इम्पीचमेंट लगेगा ही क्यों, तो इसलिए ये फिर लेटर ऑन हटा दिया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो मैंने आपको बता दिया है ये थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। देन कम्स हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्टेब्लिश किया था इंडिया में। ओके, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्रिमिनल और जुडिशियल रेगुलेशन। ठीक है, the next question is who among the following governor general created a covenanted civil services of India which later came to be known as Indian Civil Services, तो ICS का एग्ज़ाम जो था ये इंडिया में और इंडिया के लोगों के लिए कंडक्ट कराना जो था वो कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, तो कॉर्नवालिस हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इन्होंने सिविल सर्विसेज इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर बिकमिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्म लाया था, रेवेन्यू बोर्ड को भी एबॉलिश किया था और बहुत सारे डिफरेंट लॉज जो थे वो रेगुलेट किए थे। और जुडिशियल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स भी रखे थे जिसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कम्स द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक सर्विस वाज डन इन, तो पब्लिक सर्विस का जो इन्फोर्समेंट था वो कॉर्नवालिस के ही टाइम पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द टोम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड इन, तो ये गाजीपुर में इनकी डेथ हुई थी और यहीं पे इनका टोम्ब बनाया गया था। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन whom was the treaty of Basin signed in 1802, तो 1802 की बात है, 1802 की बात है, ये याद होना चाहिए। और ब्रिटिशर्स और बाजीराव टू के बीच में ये हुआ था, तो ब्रिटिशर्स थे और बाजीराव टू थे, ये इस तरह का एक बैटल हुआ था, ट्रीटी हुई थी। और ट्रीटी जो थी वो उस टाइम पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ओके, देन फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, तो बेसिकली ये जो ट्रीटी थी यही थी, तो बाजीराव टू जो थे वो सब्सिडरी अलायंस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ना। इसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स थे वो हम लोग देखेंगे। तो पहले तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रिटिश फोर्स रखेंगे विद इन द टेरिटरी, इनकी जो टेरिटरी थी उसी में रखेंगे और उनको मतलब जो रूलर हैं उनको मेंटेनेंस देना है ब्रिटिश फोर्सेस का। ओके, नेक्स्ट इज़ जो इनके जो स्टेट होगा उसमें कुछ ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहेंगे और इंडियन रूलर जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस किया हुआ है वो किसी और फर्दर कोई यूरोपियन पावर जैसे कि फ्रेंच या पोर्टुगीज़ इनके साथ कोई और फर्दर रिलेशन नहीं रखेगा। ओके, और कोई भी अदर यूरोपियंस को एम्प्लॉय नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट देना है तो ब्रिटिशर्स को ही दिया जाएगा। और अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट आती है तो वो जो रिजोल्यूशन है वो ब्रिटिशर्स ही डिज़ोल्व करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ब्रिटिश जो भी कहेंगे वो चीज़ इन्हें माननी होगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सुप्रीम हेड मानना है इंडिया में। और इन रिटर्न टू ऑल दीज कंडीशंस, कभी भी स्टेट में कोई भी डेंजर होता है या डिसऑर्डर होता है तो ब्रिटिशर्स आएंगे उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, और अगर कुछ ऐसा होता है कि पेमेंट टाइम से नहीं मिला आर्मी को या इनमें से कोई कंडीशन नहीं फुलफ़िल हुई तो पार्ट ऑफ टेरिटरी जो है वो एज अ पेनल्टी ले ली जाएगी। नौ यहाँ पे दिया हुआ है कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है वो फर्स्ट टू एंटर इनटू दिस अलायंस। कभी कभी निज़ाम ऑफ हैदराबाद को फर्स्ट दिया रहता है और कभी कभी नवाब ऑफ अवध को फर्स्ट दिया रहता है, तो ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो हैदराबाद का 1798, तंजौर एंड मैसूर 1799, अवध 1801, भोसले ऑफ बरार 1803,
सिंधिया 1804, फिर इंदौर आते हैं 1817 में, और इस तरह से ये सिस्टम लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस। ये तो सही है कि दूसरे खर्चा चलाएं और हम एक अपनी आर्मी को उस टेरिटरी में रख लें। नेक्स्ट इज़ टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलिक डेंजर। तो ये जो नेपोलियन थे फ्रांस के, उनके डेंजर से बचाना था। देन टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंट्री, और देन नेक्स्ट ऑप्शन इज टू इस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द इंडियन स्टेट। तो आंसर इज सिक्योर इनकम फॉर द कंपनी। तो बेसिकली फ्रांस में क्या था, उस टाइम पे नेपोलियन की पावर बढ़ती जा रही थी, और नेपोलियन का एक टाइम पे ये हो गया था कि वो आसपास की कंट्रीज़ को एनेक्स कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स में कहीं ये डर था कि कहीं वो इंडिया में आके इंडिया को कैप्चर ना कर लें। ठीक है, तो इंडिया को सेफ करना था, इसलिए भी सब्सिडरी अलायंस जैसी चीज़ लाई गई ताकि आर्मी जो है वो उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी नहीं चाहिए था इनको, ये इनका पर्पज़ नहीं था। बट हाँ, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, ब्रिटिश की पावर को सुप्रीम बनाना है इंडियन स्टेट्स में, ऐसा कुछ इनका मानना था। ओके, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उस टाइम पे ऐसा ही सोच रहे थे 1798 के टाइम पे कि ब्रिटिशर्स की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो लॉर्ड वेलेस्ली के रूलिंग के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो अगेन मैंने आपको बताया था यहाँ पे कहीं पे भी वो नहीं दिया हुआ है, अवध का नाम नहीं है, तो आप आराम से निज़ाम ऑफ हैदराबाद लगा सकते हैं। तो फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस इज़ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विच concluded subsidiary alliance with Lord Wellesley and find the correct chronological order। तो यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे हैदराबाद दिया हुआ है, मैसूर दिया हुआ है, अवध दिया हुआ है, सिंधिया दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, अवध में अगर हम लोग याद करें तो 1798 में एक्सेप्ट कर लिया गया था। मैसूर जो है वो 1799 के अराउंड, जब टीपू सुल्तान नहीं रहे तब एक्सेप्ट कर लिया गया था। अवध जो है वो 1801 था, ईयर वाइज 1801, और सबसे लास्ट में आते हैं सिंधिया लोग जो कि नियरली 1805-6 अराउंड एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो मैं एक फिगर लिख दे रही हूँ 1807। तो इस तरह से जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 and 4। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज हु द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइन द सब्सिडरी अलायंस वॉज। न यहाँ पे अवध भी दिया हुआ है और हैदराबाद भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे नवाब ऑफ अवध। तो ये कॉन्फ्यूजन हमेशा ही क्रिएटेड रहता है कि फर्स्ट इंडियन रूलर किसने ज्वाइन किया था, तो अवध आएगा या हैदराबाद आएगा, हमेशा ये कॉन्फ्यूजन का स्टेट रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सिडरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय। तो यहाँ पे ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, मतलब कि निज़ाम ने तो एक्सेप्ट किया था, इंदौर के होलकर ने भी एक्सेप्ट किया था, जोधपुर ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, और मैसूर ने तो किया ही था। ओके, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा 1802 में, भोसले आ गए थे 1803 में, सिंधिया जो मैंने आपको बताया था 1804 में हो गया था। ओके, फिर जोधपुर, जयपुर, और इस तरह से मचेरी, बूंदी, भरतपुर, और फाइनली जो होलकर थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था 1818 में। नाउ हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम in the administration to establish British power over the Indian states? So Lord Wellesley is the correct answer. Next question is the main aim of East India Company to make subsidiary alliance in Rajput state was first to receiving military support against enemies, protecting these states from Maratha Pindari invasion, then to receive funds in the form of खिराज टैक्स का फॉर्म होता था, to establish the sovereignty of Britishers। तो बेसिकली ब्रिटिश को ख़तरा कहाँ से था, नेपोलियन से था, फ्रांस के। तो ये चाहते थे इनकी सॉवरेनिटी बनी रहे इंडिया में,
तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. नाउ who among the following negotiated subordinate alliance of 1817-1818 with the princely states of Rajputana? ओके, तो सबॉर्डिनेट अलायंस करना चाहते थे प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजपुताना से. सो द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स मेटकॉफ. चार्ल्स मेटकॉफ है इनका सही आंसर. ओके, तो इन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंसी को बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि मराठा और पिंडारीज को सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है. पिंडारी वो लोग हुआ करते थे कि जो लूट लेते थे, ब्रिटिश पोजेशन अगर कहीं कुछ जा रहा है तो उसको लूट लेते थे, तो ये पिंडारी हुआ करते थे. ओके, उसके बाद इन्होंने राजपूत के साथ अपना अच्छा, अगर राजपूत के साथ अच्छा रिलेशन होगा तो ये लोग मराठा और पिंडारियों के साथ जीत सकते हैं आगे अगर कोई लड़ाई होती है. ओके, देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन. एट द टाइम when empire in Europe were crumbling before the might of Napoleon, ठीक है, फ्रांस में नेपोलियन का रूल था. which one of the following governor general kept the British flag flying high in India? तो यहाँ पे ये जो थे वेलेजली, ये एक्ट लेके आए थे, अपना पॉलिसी लेके आए थे सब्सिडरी अलायंस की. तो इस वजह से ब्रिटिश ने अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था इंडिया में, और इन्होंने नेपोलियन जैसे रूलर के सामने सोचा था कि अगर कभी नेपोलियन इंडिया की तरफ अटैक करते हैं तो हमारे पास इतनी आर्मी हो जाएगी कि हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे. तो इसलिए उस टाइम पे भी जब यूरोपियन पूरा डरे हुए थे, यहाँ पे ब्रिटिश फ्लैग जो था बहुत हाई हो रखा था इंडिया में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर अकर ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच गवर्नर? तो वेल्लोर की जो म्यूटिनी थी वो 1806 में हुई थी, और इस टाइम जॉर्ज बार्लो थे. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो लॉर्ड हेस्टिंग. वॉरेन हेस्टिंग इज़ डिफरेंट, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है. तो एंग्लो नेपाल वॉर जो हुई थी वो 1814 और 16 में हुई थी. फिर ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था 1815 में, सुगौली, और उस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग हुआ करते थे. ट्रीटी ऑफ सगौली टुक प्लेस इन द ईयर 1815. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? तो हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर ये सही है, ठीक है, इसमें हमें बताना है नॉट करेक्ट. लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल वॉर, देन लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और लॉर्ड कार्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. यहाँ पे ये सही मैच नहीं हो रखा है. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जब हुई थी तो उस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो रूल में थे, नॉट लॉर्ड कार्नवालिस. लॉर्ड हेस्टिंग होगा इसका. जो ये लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पे हैं एंग्लो नेपाल वॉर में, वही लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पे भी होंगे. Next question is third Anglo-Maratha war is related to, so this is related to Lord Hastings.